हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्राइम की स्टोरी में ले चलते हैं जिसमें नाम आता है गुलशन कुमार का। हाँ जी, गुलशन कुमार की हत्या की पूरी कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 1947 को एक शिव मंदिर में पूजा के वक्त गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेकअप मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कुमार सानी नए किशोर कुमार बन चुके थे। इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली थी। दोस्तों, इसके बाद टी सीरीज के नाम रहा अनुराधा पौंडवाल नई लता थी, सोनू निगम नए रफ़ीक। दरियानगंज में जूसी की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपये की कैसेट की बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। जी हाँ, उन्हीं की मौत के बारे में हम आपको स्टोरी बता रहे हैं दोस्तों, जो कि तथ्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे, टिप्स और सारेगामा को पिछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म स्टैंड का रिश्ता जग जाहिर था। रियल स्टेज चरमरा चुका था और अब फिल्म स्टेज के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की चार्जशीट में अब्बू सलीम का नाम भी शामिल था, लेकिन जब भी अदालत ने उसका नाम आया, उसके नाम के आगे एब्सेंट दिया गया। तब भी जब वो मुंबई में ही आर्थर रोड जेल में सज़ा काट रहा था। गुलशन कुमार हत्या में अब्बू सलीम पर केस क्यों नहीं चल पाया? कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग? कौन कौन थे इसमें शामिल? सभी के बारे में आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 1947 की तारीख है, मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडा वाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी 10:10 बता रही थी जब सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मेहरून रंग की मारुति एस्टिमा से उतरे। सामने शिव मंदिर था। जीतनगर में बना ये मंदिर करीब 7 साल पहले ही गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइटल लगाकर मंदिर को बनवाया था। तब से हर सुबह शाम इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स था और रूटीन पर नज़र थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए हुए गुलशन कुमार के इंतज़ार में खड़े थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछा चलते हैं। ये समझने के लिए गुलशन कुमार पर नज़र रखने वाले ये 3 लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 7, 1994 से। जावेद रियाजक सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तू बीस में अमृत। इस फिल्म में अदाकारी थी जेबा अख्तर की। जेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन जेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। ये बात दाऊद को नागबर गुजरी को जून 7, 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड डॉन से कॉल आया। इसी के चलते यूपी के तत्काल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया गया। लेकिन मुंबई 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसर को धमकियां मिली। इनमें से सुभाष घई और गुप्ता मोहरा फेम राजीव राय का नाम भी शामिल था। नदीम सैफ और गुलशन कुमार के बीच तनातनी भी हो चुकी थी। दोस्तों, फिर साल 1997 में उस साल नदीम श्रवण जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी।
इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस फिल्म के राइट्स खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए थे दोस्तों। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए गए बयान के अनुसार गुलशन ने नदीम से कहा कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह बात बनी। टी सीरीज़ ने राइट्स खरीद लिए, प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के चलते फिल्म फ्लॉप हुई है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी थी दोस्तों। इसके बाद 5 अगस्त 1947 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम की आवाज़ थी। वैष्णो देवी में रोज़ लंगर खिलते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सलीम ने कहा। इसके बाद सलीम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में सलीम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई है। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अब्बू सलेम का कॉल आया। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलीम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात यह थी कि सलीम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला, तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह कहकर सलीम ने फ़ोन काट दिया। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई थी। उससे पहले अब्बू सलीम ने सुभाष घई पर हमले की प्लानिंग भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने अब्बू सलीम से बात की थी। रिपोर्ट ने सलीम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियाँ सिर्फ कोरी है? सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतज़ार करो। बहुत कर ली पूजा। यह बात साबित हो गई थी दोस्तों। वो हफ्ता आ गया। अगस्त में उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपटी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। कुमार देखते हैं कि नीली जींस पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर पूजा करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन घर में मौजूद औरत दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलेवारों की ओर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुँचते हैं। कुमार जब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े थे, 2 लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती है। वो दीवार की सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी जिस पर देवी का चित्र था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नज़दीक के कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट ने जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की, तो राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलीम का हाथ है। उसने यह भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला भी सलीम ने करवाया था और ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था। दिल्ली जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है दोस्तों, और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस की इन्वेस्टिंग में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार है दोस्तों। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी
दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अब्बू सलीम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद तीनों लोगों को हायर किया गया। इसमें से एक था असद राउफ उफ दाऊद मर्चेंट, जो अब्बू सलीम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल सलीम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बताया जाता है। इसमें अब्बू सलीम, नदी सैफ के साथ साथ एक और नाम जो कि चौंकाने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तेरानी। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तेरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तेरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन गया था। सरकार की तरफ से प्रत्यारोपण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अब्बू सलीम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला। इसका कारण था कि पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौते की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अब्बू सलीम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते हैं जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अब्बू सलीम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला 2021 में आया था, जब अदालत ने अब्दुल राफ उफ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल रशीद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अब्बू सलीम ने कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अब्बू सलीम पर केस चल नहीं पाया दोस्तों, और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत का दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ये कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं दोस्तों। हमें लगता है कि आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम आपको वीडियो डालें वो तुरंत प्राप्त हो सके। आज के लिए इस स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।